बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आज हम जो है वो H1 एंटीहिस्टामिन्स को स्टार्ट कर देंगे। उनकी 2 पर्टिकुलर क्लासेस को डिस्कस करेंगे। उनमें जो ड्रग्स आती हैं उनके एसएआर को डिस्कस करेंगे और फिर उनके जर्नल एसएआर को उनसे रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने पिछली क्लास में जो है वो केमिस्ट्री ऑफ हिस्टामीन को देख लिया था। हिस्टामीन किस तरह से रिसेप्टर से बाइंड करी थी, और जब हमें कोई एंटीहिस्टामीन ड्रग बनानी होगी H1 के लिए, अभी भी मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, H1 के लिए कोई भी एंटीहिस्टामीन ड्रग बनानी होगी तो हमें क्या क्या जो है वो फीचर्स चाहिए होंगे उस ड्रग के अंदर, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो मौजूद होना चाहिए, इथाइल चेन मौजूद होनी चाहिए, या जिसे हम स्पेसर कहेंगे, वो हम आगे बताएंगे आपको कि स्पेसर होता क्या है। सही है, 2 to 3 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन आइडियल होता है, लेकिन हम 3 कार्बन तक के डिस्टेंस दे सकते हैं। और फिर हमने ये बात की थी कि एक उसके अंदर जो है वो एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। एरोमेटिक रिंग जो है वो होनी चाहिए, रिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि लाइसिन से इंटरेक्शन को रोके। सही है, तो स्टार्ट लेते हैं एंटीहिस्टामीन से। एंटीहिस्टामीन चाहे वो H1 रिसेप्टर हो चाहे वो H2 रिसेप्टर हो, सही है, तो वो क्या होती हैं बेसिकली, वो हमारे पास इन्वर्स एगोनिस्ट होती हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या मतलब ये है कि ये एंटीहिस्टामीन या वो ड्रग्स या वो सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास रिसेप्टर से इनएक्टिवेटेड स्टेट में बाइंड करें, यानी कि जब रिसेप्टर खुद इनएक्टिवेट हो, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ हो, और उसको उसकी एक्टिवेशन होने से रोक दें। सही है, उनको ब्लॉक कर दें ताकि वो आगे जाके एक्टिवेट ना हो। सही है, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म ना हो। तो ऐसी सारी ड्रग्स जो है वो इन्वर्स एगोनिस्ट में आती हैं, और एंटीहिस्टामीन भी इन्वर्स एगोनिस्ट में आती हैं। सही है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ब्लॉक तो ये भी कर रही हैं और एंटागोनिस्ट भी ब्लॉक करते हैं, अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इन्वर्स एगोनिस्ट रिसेप्टर जब इनएक्टिवेटेड स्टेट में होगा तब बाइंड करेंगे। सही है, और फिर उसको एक्टिवेट होने से रोक देंगे, और जो एंटेगनिस्ट होंगे वो एक्टिवेटेड रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और उसको फिर रोकेंगे, ब्लॉक कर देंगे डायरेक्टली। सही है, अच्छा, क्योंकि हम H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामीन की बात करें तो H1 रिसेप्टर किसके अंदर इन्वॉल्व था? एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व था। अब हम उसके खिलाफ कोई एंटीहिस्टामीन ड्रग लेंगे जो कि H1 रिसेप्टर पे जाके हिस्टामीन को ब्लॉक कर देगी, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करेगी। अच्छा, ये सारी ड्रग्स कॉम्पिटिटिवली इनिबिट कर रही होती हैं हिस्टामीन को, हिस्टामीन के रिसेप्टर के ऊपर। सही है, अच्छा, सेकंड बात ये है कि हमारे पास क्योंकि H1 रिसेप्टर एलर्जी में इन्वॉल्व था, तो अगर हमें एलर्जिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना होगा तो हम H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामीन्स देंगे। दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर। अच्छा, सिर्फ जो H1 एंटीहिस्टामीन्स है उनका जो एक्शन है वो सिर्फ H1 रिसेप्टर पे नहीं होता, साइड बाय साइड वो दूसरे एडिशनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो कोलिनर्जिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाके काम कर सकती हैं, एडिनर्जिक रिसेप्टर पे भी काम कर सकती हैं, डोपामिनर्जिक पे भी, सेरोटोजेनिक पे भी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो एंटीहिस्टामीन्स हैं या जो हिस्टामीन का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास फिनाइल इथाइल अमाइन से रिसेम्बलेंस शो करता है। अब ये फिनाइल इथाइल अमाइन है क्या? फिनाइल, सही है, फिनाइल का मतलब क्या होता है? C6H5। सही है, इथाइल 2 कार्बन 1 2 and then we have the amine group। सही है, अच्छा, अब ये जो फिनाइल इथाइल अमाइन होता है, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये फिनाइल इथाइल अमाइन जो है वो एज अ प्रोटियोटाइप के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर द CNS ड्रग। सही है, जितनी भी आप CNS स्टिमुलेंट ड्रग पढ़ेंगे, CNS डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ेंगे, उसमें ये फिनाइल इथाइल अमाइन एज अ बेसिक प्रिकर्सर या प्रोटियोटाइप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, प्रोटोटाइप के तौर पे। सही है, अगर आप इसको हिस्टामीन के साथ रिसेम्बलेंस शो करें, हिस्टामीन में भी एक रिंग मौजूद है, इमिडाजोल रिंग मौजूद है। सही है, यानी कि हम हिस्टामीन में जो फिनाइल रिंग मौजूद है वो इमिडाजोल है, इसके अलावा इसमें इथाइल भी था और क्या था? अमाइन भी था। सही है, सही है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हिस्टामीन है वो जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिसेम्बलेंस शो करी है हमारी फिनाइल इथाइल अमाइन से, क्योंकि फिनाइल इथाइल अमाइन एज अ प्रिकर्सर ऑफ CNS ड्रग है, और जो फिनाइल इथाइल अमाइन है वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्वमेंट शो करता है। और वो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं? कोलिनर्जिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एडिनर्जिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसमें एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, एसिटाइल कोलिन, डोपामीन,
सेरोटोनिन, क्योंकि हमारे पास हिस्टामीन जो है वो फिनाइलएथाइलामाइन से रिसेम्बलेंस शो करती है, तो हिस्टामीन की टेंडेंसी हो सकती है कि और हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्टामीन से जो है वो बेसिकली फिर एंटी हिस्टामीन बना रहे हैं, और हमने एंटी हिस्टामीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि वो फिनाइलएथाइलामाइन से रिसेम्बल कर रहा है। इस वजह से अलॉन्ग विद द एक्टिंग ऑन H1 रिसेप्टर ये डिफरेंट रिसेप्टर पे भी जा रही है, जैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जा रही है, एडिनर्जिक रिसेप्टर पे जा रही है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे जा रही है। सही है, यानी कि वो हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट तो दे रही है, लेकिन साइड बाय साइड वो हमारे पास एडिशनल इफेक्ट भी दे रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे पास साइड इफेक्ट के तौर पर जो है वो एसोसिएटेड होता है। सही है, लेकिन यहाँ पे आके हम ये बात कहते हैं कि जितनी भी हम एंटी हिस्टामिन की क्लासेस पढ़ेंगे, जब हम नीचे जाने लगेंगे एंटी हिस्टामिन की डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे, तो हमारे पास हम एलर्जिक एक जो इसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको बढ़ाते जाएंगे, और बाकी सारे इफेक्ट्स को हम जो है वो रिड्यूस करते चले जाएंगे, लेकिन हम इन इफेक्ट्स को कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि हम कोई ऐसी एंटी हिस्टामिन ड्रग नहीं बना सकते कि जिनमें ये सारे इफेक्ट ना हो, मतलब जिनका थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास तो होगा, मतलब वो एनर्जी को कम तो करेंगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे रिसेप्टर्स पे नहीं जाएंगी। ऐसी कोई एंटी हिस्टामिन ड्रग नहीं है जिनके अंदर जो है वो साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि कोई ऐसी मार्केट में ड्रग ही नहीं है जो अपना साइड इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। सही है, तो यहाँ पे इस ट्रीटमेंट को भी हमने जस्टिफाई कर दिया कि अलॉन्ग विद दैट के वो एलर्जिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो फिनाइलएथाइलामाइन से रिसेम्बल करता है, और फिनाइलएथाइलामाइन इज अ प्रोटोटाइप ऑफ द CNS एक्टिव एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, और वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमारे पास ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से हमारे पास इन एंटी हिस्टामिन का एडिशनल इफेक्ट आ रहा होता है, जो कि कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट के तौर पे कैटेगराइज होता है। और जब हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स बनाएंगे तो हम इसी साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। सही है, अच्छा, अब जितनी भी H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन हैं जो H1 रिसेप्टर पे काम करती हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटी H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन, द सेकंड जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन, एंड द नेक्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। अब फर्स्ट जनरेशन है, अब ये हमने जो क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर CNS इफेक्ट के तौर पे क्लासिफाई किया, CNS साइड इफेक्ट के तौर पे। सही है, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जो होती हैं वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, और CNS में जो है वो अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रही होती हैं, इसी वजह से वो सिडेशन प्रोड्यूस करती हैं, और फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जो है वो सिडेटिव होती हैं। सही है, अब सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन की बात करें तो वो जो है वो लेस सिडेटिव होती हैं देन द फर्स्ट जनरेशन, उनकी सिडेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और नेक्स्ट जनरेशन जो कि अपकमिंग है, जो हमारे पास नई है। सही है, जिन्हें हम थर्ड जनरेशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन की बात की, H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन के वो ज़्यादा सेडेटिव होती हैं, सेकंड जनरेशन जो वो लेस सेडेटिव होती है, लेकिन सेकंड जनरेशन को हमने फर्स्ट से ही बनाया हुआ होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे बनाया होता है। ठीक है, तो हमने उनको क्लासीफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर CNS साइड इफेक्ट। कहीं ना कहीं हमारे पास हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीहिस्टामिन है उनमें हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स मिलेंगी जिसमें ये CNS इफेक्ट को हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। सही है, ये वाली बात हमने यहाँ पे कर ली। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अब स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, अब हम एक प्योर एंटीहिस्टामिन ड्रग जो है वो बनाना चाह रहे हैं। सही है, तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास जब हम एक एंटागोनिस्ट बना रहे हैं, H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन ड्रग बना रहे हैं, तो हमारे मॉलिक्यूल में जो है वो कोई रिंग सिस्टम हो, सही है, और जो हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है वो तो मौजूद हो, और बीच में 2 कार्बन का डिस्टेंस जो है वो मौजूद हो। अब ये जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, सही है, वो हमारे पास कहीं ना कहीं जो है वो हमारी जो पीछे हमने बात कंक्लूड की थी उससे मीट करे, लेकिन हम यहाँ पे अपनी बात को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं। सही है, जितनी भी एंटीहिस्टामिन है जो H1 रिसेप्टर पे बाइंड करती है, उन सब के स्ट्रक्चर में, उन सब का स्ट्रक्चर ऐसा तो ज़रूर होगा, मतलब हर स्ट्रक्चर में आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा, एक आपके पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मिलेगा, सही है, एक आपके पास स्पेसर मिलेगा, ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप स्पेसर मिलेगा। स्पेसर क्या है, बेसिकली ये इथाइल चेन है जो 2 to 3 कार्बन की हो सकती है। सही है, इसके अलावा आपके पास एक कनेक्टिंग एटम मिलेगा जिसे हम X से रिप्रेजेंट करें। सही है, और फिर उस कनेक्टिंग एटम से हमारे पास रिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली अटैच होगा। सही है, और ये रिंग सिस्टम जो है वो अटैच होगा बेसिकली। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास, हमने तो नॉर्मल
स्ट्रक्चर देख लिया, बेसिक रिक्वायरमेंट देख ली कि अगर हमें कोई एंटी हिस्टामिन ड्रग बनानी है तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी अपने मॉलिक्यूल के अंदर। अब हम उसको जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने बात की अगर हमें कोई एंटी हिस्टामिन ड्रग बनानी है तो हमारे मॉलिक्यूल में जो है वो कोई एक रिंग सिस्टम होना चाहिए, और वो रिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए कि वो जो है वो रिसेप्टर से तो बाइंड हो, रिसेप्टर की जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, जो फ्लैट सरफेस है, वहां पर तो बाइंड हो, लेकिन वो रिसेप्टर के अंदर नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशन प्रोड्यूस करे। मतलब ये है कि वो रिसेप्टर पे जो लाइसिन अमाइनो एसिड से उसके उसके इंटरेक्शन को अलाउ ना करे, उसको रोके। सही है। तो हमने क्या किया, हमने हिस्टामिन के जो मॉलिक्यूल था उसमें से इमिडाजोल रिंग को हटा दिया और वहां पर हमने क्या लगा दिया, एक डाई एराइल पैटर्न लगा दिया। सही है। डाई एराइल पैटर्न का मतलब ये है कि अगर हम डाई एराइल को तोड़ें तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो डाई का मतलब 2, एराइल का मतलब एरोमेटिक रिंग। सही है। यानी कि हमने हिस्टामिन में जो इमिडाजोल रिंग मौजूद थी, कि वो किस लिए, वो एगोनिस्ट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। अब हमें क्या बनाना है, एंटागोनिस्ट। तो हम क्या करें, हम उस इमिडाजोल रिंग की जगह क्या लगा रहे हैं, एक डाई एराइल पैटर्न लगा रहे हैं, यानी कि 2 एरोमेटिक रिंग लगा रहे हैं। सही है। अच्छा, अब इन 2 एरोमेटिक रिंग के लगाने का फायदा क्या हुआ। सही है। 2 एरोमेटिक रिंग के लगाने का फायदा ये हुआ कि हमारा जो ड्रग थी उसकी एफिनिटी H1 रिसेप्टर से बढ़ गई। सही है, कि वो H1 रिसेप्टर से ही बाइंड करेगी, H2 पे नहीं जाएगी। सही है। अच्छा, फिर हमने ये बात भी कंक्लूड की कि हमारे पास जो है वो ये 2 एरोमेटिक रिंग या तो हमारे पास फिनाइल भी हो सकती हैं। फिनाइल का मतलब क्या है, C6H5 हो सकती हैं। सही है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल हो सकती है कि हमने कोई ग्रुप इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, या तो हमारे पास हेटेरो एराइल रिंग्स हो सकती हैं, मतलब ये कि हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम हो सकता है। सही है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये जो 2 हमने एरोमेटिक रिंग लगाई हैं अपनी ड्रग को एंटागोनिस्ट बनाने के लिए, ये दोनों जो है वो नॉन कोप्लेनर हो। सही है। नॉन कोप्लेनर का मतलब ये है कि ये एक प्लेन पे ना हो। अच्छा, अब ये नॉन कोप्लेनर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम हिस्टामीन को देखेंगे तो हिस्टामीन में सिर्फ एक ही रिंग थी और वो एक ही प्लेन पे थी। सही है। जब वो एक ही रिंग थी और एक ही प्लेन पे थी तो वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रही थी। सही है। और रिसेप्टर की एक्टिवेशन में काम कर रही थी लाइसिन से इंटरेक्शन करके। और यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम बना रहे हैं एंटी हिस्टामिन। तो हमने क्या किया, हमने उस इमिडाजोल रिंग की जगह डायराइल पैटर्न लगा दिया, और डायराइल पैटर्न में हमने ये बात की कि वो जो 2 एरोमेटिक रिंग्स है वो सेम प्लेन पे ना हो, वो क्या हो, वो जो है वो नॉन कोप्लेनर हो। ये नॉन कोप्लेनरिटी होना क्यों जरूरी है, ताकि हमारे पास जो है वो लाइसिन अमाइनो एसिड से जो है वो ड्रग जो है वो इंटरेक्ट ना करे और रिसेप्टर की एक्टिवेशन ना हो, रिसेप्टर की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर दे और ड्रग जो है वो अपना एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। सही है। इसीलिए ये जो है वो नॉन कोप्लेनर होना चाहिए। और हमने ये बात भी करी कि कहीं ना कहीं अगर हम एरोमेटिक रिंग्स के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास हमारी जो ड्रग है उसकी पोटेंसी पे जो है वो फर्क पड़ेगा। सही है। तो पहले हमने क्या बात की कि हमारी ड्रग में जो हम एंटी हिस्टामिन्स बनाने जा रहे हैं, H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन बनाए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ये डायराइल पैटर्न होना चाहिए, 2 एरोमेटिक रिंग्स मौजूद होनी चाहिए, और वो नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए, और वो फिनाइल भी हो सकती हैं, हेटेरोवायरल भी हो सकती हैं। और इनका काम क्या है कि H1 रिसेप्टर से एफिनिटी बढ़ाएंगे हमारे कंपाउंड की। सही है। सेकंड हमारे पास अगर हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट वन वी हैव द एक्स मोइटी। एक्स मोइटी को हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे, अब हमने डायराइल पैटर्न को डिस्कस कर लिया। अब ये डायराइल पैटर्न जो है वो किसी एक एटम से जो है वो कनेक्टेड होगा, जिसे हम एक्स मोइटी कहते हैं। और एक्स मोइटी का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, कनेक्टिंग एटम। कनेक्टिंग एटम का मतलब ये है कि जो हमारे पास 2 ग्रुप्स के दरमियान ऐसा बिटवीन के तौर पे काम करे, और उसको जो है वो कनेक्टिंग एटम के तौर पे हम कंसिडर करते हैं कि किसी चीज़ को कनेक्ट करो। अच्छा, यहाँ पर जो एक्स मोइटी है, जो कनेक्टिंग एटम है, जो हमारे पास इस डायराइल पैटर्न को हमारे स्पेसर के साथ कनेक्ट कर रहा है। सही है। उसी कनेक्टिंग एटम की बेसिस के ऊपर हम एंटी हिस्टामिन, H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामिन की डिफरेंट क्लासेस जो है वो बनाते हैं। सही है। अगर ये एक्स एटम जो कनेक्टिंग एटम है, अगर ये एन है, तो एंटी हिस्टामिन की क्लासेस, H1 एंटी हिस्टामिन की कौन सी क्लास होगी, इथाइलिन डायमाइन। सही है। अगर ये सेंट्रल एटम, कनेक्टिंग एटम जो है वो कार्बोना CO है, ईथर लिंकेज है, तो वो कौन सी क्लास हो जाएगी, इथेनॉल अमाइन ईथर। और अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो कार्बन आ जाएगा तो ये कौन सी जाएगी, अल्काइल अमाइंस। सही, यानी कि
ये जो एक्स मोइटी है, जो कनेक्टिंग एटम है, इसी के जरिए ही जो है वो हम एंटीहिस्टामिन्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। सही। फिर हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास जो है वो अगर हम एंटीहिस्टामिन बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो है वो जो हमारी एरोमेटिक रिंग्स हैं और जो हमारे पास हमारा जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है उसके दरमियान जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए, और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 to 3 कार्बन का होना चाहिए। सही है। और ये जो 2 to 3 कार्बन का डिस्टेंस हम दे रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, स्पेसर। स्पेसर का मतलब कि जो स्पेस क्रिएट कर रहा है। सही है। और ये 2 to 3 कार्बन का डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। आइडियली 2 कार्बन का होना चाहिए, लेकिन 3 कार्बन का भी हो सकता है, आप कुछ ड्रग्स में देखेंगे। लेकिन एंटीहिस्टामिन्स के अंदर हमारे पास जो थर्ड रिक्वायरमेंट है कि अगर हम कोई एंटीहिस्टामिन बनाए जाए तो एक तो हमारे पास डायराइल पैटर्न हो, उसमें कनेक्टिंग एटम हो, कनेक्टिंग एटम के अकॉर्डिंगली ये एन भी हो सकता है, CO भी हो सकता है, C भी हो सकता है। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक स्पेसर हो जो कि इस टर्मिनल अमाइनो ग्रुप को एरोमेटिक रिंग से जो है वो सेपरेट कर रहा हो, और वो 2 कार्बन का डिस्टेंस हो या 3 कार्बन का डिस्टेंस हो, इससे ज़्यादा ना हो। सही है। एंटागोनिस्ट के लिए हमारे पास 2 से 3 कार्बन का डिस्टेंस जो है वो चाहिए होता है H1 के लिए। सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हो। सही है। 3 रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस कर ली। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन एटम, कि हमारी ड्रग में एक टर्मिनल अमाइनो ग्रुप मौजूद हो। लेकिन ये जो अभी जो हम पीछे डिस्कस करके आ रहे थे कि हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है, लेकिन हम अब इस बात को और मॉडिफाई करते हैं कि वो जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हमारी ड्रग में मौजूद हो वो हमारे पास टर्शरी नेचर का हो। ये आप इधर देखें कि टर्शरी नेचर का है। किस तरह से भी टर्शरी नेचर का है, ये नाइट्रोजन है, ये एक कार्बन से अटैच है, ये दूसरे कार्बन से अटैच है, ये तीसरे कार्बन से अटैच है। सही है। दैट इज द टर्शियरी नाइट्रोजन। और ये टर्शियरी नाइट्रोजन किस फॉर्म में हो सकता है, ये क्लोज चेन की फॉर्म में भी हो सकता है और ये ओपन चेन की फॉर्म में भी हो सकता है। सही है। यानी कि किसी भी फॉर्म में हो। तो इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली टर्शरी फॉर्म में हो, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हो, डाई मिथाइल अमाइन, जब भी हम कह रहे हैं कि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप हो, टर्शरी फॉर्म में हो। अब ये टर्शरी फॉर्म जो है वो ओपन चेन की फॉर्म में भी हो सकती है, बिल्कुल इस तरह ये ओपन चेन है आपके पास। सही है। ये भी क्लोज नहीं होगी। सही है। और ये साइक्लिक भी हो सकती है, मतलब इस तरह भी हो सकती है कि नाइट्रोजन जो है वो साइकिल में आ गया, यूं करके ये क्लोज हो गई। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे कि आपके पास कुछ एंटी हिस्टामिन ड्रग होंगे जिसमें ऐसा आपको जो है वो क्या कहते हैं, टर्मिनल अमाइन ग्रुप मिलेगा, टर्शरी फॉर्म में ही होगा और वो ओपन चेन में होगा। और कुछ आपको एंटी हिस्टामिन देखेंगी जो एक एक्सेप्शन होंगी जिसमें ये टर्शरी अमाइन ग्रुप जो है वो करके क्लोज हो जाएगा। सही है। क्लोज हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। सही है। अब इससे फर्क क्या होता है, इससे हमारे पास ड्रग की डोजेज फॉर्म में कनेक्ट फर्क आ रहा होता है। सही है। ऐसी एंटी हिस्टामिन जिसमें हमारे पास जो है वो ये टर्शियरी अमाइनो ग्रुप या टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो ओपन फॉर्म में हो। सही है। जिनके पास जो है वो फ्री हैंड हो। तो ये जो जब ये हमारे पास ओपन फॉर्म में होता है तो ये हमारे पास किस में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ऐसी सारी एंटीहिस्टामिन जिनके स्ट्रक्चर को देखेंगे जब आप, उनमें अगर आप फॉरन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ओपन जो है वो नेचर का होगा, और ये ओपन नेचर का होगा तो आप वहीं से देख के पता लगा लेंगे कि जब ये ओपन होगा तो हमारे पास वो ड्रग जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी, क्योंकि जब ये ओपन होता है इसके पास एक फ्री एंड मौजूद है कि यहाँ पे हम सॉल्ट बना सकते हैं और वो ड्रग जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी। सही है। लेकिन अगर हमारे पास यही जो टर्शरी अमाइनो ग्रुप है या हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है, अगर ये साइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा, क्लोज्ड फॉर्म में हो जाएगा, सही, तो अब इसके पास कोई फ्री हैंड नहीं बचेगा जो सॉल्ट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ऐसी सारी एंटीहिस्टामिन जिसमें हमारे पास ये वाला जो रिंग, ये वाला जो टर्शियरी अमाइनो ग्रुप है, अगर वो क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में या साइक्लिक की फॉर्म में आ जाएगा तो वो सारी एंटीहिस्टामिन लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होंगी, वो सॉलिड में अवेलेबल नहीं होंगी। सही है। अमाइनो ग्रुप है, बेसिक नेचर शो करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितनी भी एंटी हिस्टामिन ड्रग है, चाहे वो हिस्टामिन है चाहे वो एंटी हिस्टामिन है, उनका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जाके प्रोटोनेट हो जाता है, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही रिसेप्टर से बाइंड करा होता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि हम जब कोई भी एक एंटी हिस्टामिन ड्रग बना रहे होंगे तो हमारे पास हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे जहन में ये बात याद रहनी चाहिए कि हमारे पास एक डायराइल पैटर्न हो
दो एरोमेटिक रिंग मौजूद हो हमारे स्ट्रक्चर में जो कि नॉन कोप्लेनर हो, उसका हम बात कर चुके हैं कि ये H1 रिसेप्टर से एफिनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये नॉन कोप्लेनर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपना एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ये लाइसिन से इंटरेक्शन को अलाउ नहीं करेगी। इसके अलावा हमारे पास एक कनेक्टिंग एटम होना चाहिए, उस कनेक्टिंग एटम की बेसिस के ऊपर ही हम एंटी हिस्टामिन को क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि अगर ये कनेक्टिंग एटम एज अ नाइट्रोजन होता है तो हमारे पास कौन सी क्लास बन जाती है? इथिलीन डायमाइंस। अगर ये कनेक्टिंग एटम जो है वो CO हो जाता है, सही है, तो हमारे पास कौन सी क्लास बन जाती है? इथेनॉल अमाइन ईथर। अगर ये कनेक्टिंग एटम सिर्फ कार्बन ही होता है तो हमारे पास कौन सी क्लास बन जाती है? हमारे पास अल्काइल अमाइंस बन जाती है। फिर हमने बात की थी कि जो हमारे पास टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है टर्शरी फॉर्म में मौजूद है, और जो हमारे पास कनेक्टिंग एटम है ये एरोमेटिक रिंग से जो कनेक्ट हुआ हुआ है, कनेक्ट कर रहा है, उसके दरमियान एक स्पेसर होना चाहिए, और वो स्पेसर में 2 to 3 कार्बन का डिस्टेंस होना चाहिए। आइडियली 2 कार्बन का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ ड्रग्स में 3 कार्बन का डिस्टेंस भी आपको मिलेगा। तो हम ये कहते हैं 2 to 3 कार्बन का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारे पास वो ड्रग जो है वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे। अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ड्रग एंटागोनिस्ट तो होगी, लेकिन उसकी रिसेप्टर सेलेक्टिविटी चेंज हो जाएगी। वो हम आगे H2 रिसेप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से हम H2 बना रहे होते हैं। और फिर हमने बात की थी कि ये टर्शरी अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये ओपन चेन भी हो सकता है और क्लोज में भी हो सकता है। अगर ओपन होगा तो ड्रग सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी, और अगर साइक्लिक होगा क्लोज होगा तो ड्रग लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी। और यही जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और यही रिसेप्टर से कहीं ना कहीं बाइंड कर रहा होता है और प्रोटोनेटेड फॉर्म में बाइंड कर रहा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपनी एंटी हिस्टामिन की क्लासेस को। अब हमने स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा, हमने बात की थी कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन जो होती हैं। अब हम फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन को डिस्कस करें। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन कौन सी थी? वो एंटीहिस्टामिन जो कि ज़्यादा सेडेटिव थी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही थी, CNS में अपने लेवल्स को अचीव कर रही थी और सेडेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन हम बहुत चालाक हैं। हम किस तरह से चालाक हैं कि हम इनके इस इफेक्ट को ही एज अ साइड इफेक्ट को ही अपने लिए बेनिफिशियल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये जितनी भी फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन है ये सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है और पेशेंट को सुकून दे रही होती है। तो पेशेंट क्या करता है? इनको एज अ नॉन प्रिस्क्रिप्शन स्लीपिंग पिल्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, मतलब एज अ सेडेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, आराम देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है अपने आप को, सही है। अच्छा, और ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये भी इन्वर्स एगोनिस्ट हैं, और इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्टिंग एटम, एज इन इथिलीन डायमाइंस, एज इन इथेनॉल अमाइन ईथर, पाइपेरिजीन, अल्काइल अमाइंस, ट्राइसाइक्लिक्स एंड टेट्रासाइक्लिक। अब किस तरह से हम ये सारी क्लासेस में डिवाइड करें? अगर हमारे पास XYT जो कनेक्टिंग एटम है वो नाइट्रोजन होगा तो वो कौन सी क्लास आ जाएगी? इथिलीन डायमाइन। अगर उसमें जो है वो कनेक्टिंग एटम CO होगा तो वो कौन सी क्लास आ गई? इथेनॉल अमाइन ईथर। अगर कनेक्टिंग एटम जो है वो साइक्लिक फॉर्म में मौजूद होगा तो दैट इज नोन एज द पाइपेरिजीन्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग एटम कार्बन होगा तो वो अल्काइल एटम, सही है, अल्काइल अमाइन। और अगर हमारे पास कनेक्टिंग एटम जो है वो दो रिंग्स को एक साथ फ्यूज कर रहा होगा, और अगर वो हमारे पास जो है वो सल्फर होगा तो वो ट्राईसाइक्लिक होगा। और अगर वो कनेक्टिंग एटम जो है वो दो रिंग्स को आपस में फ्यूज कर रहा है लेकिन वो कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली कनेक्टिंग एटम के अकॉर्डिंगली ही हम H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन्स को इन सारी क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। और इन क्लासेस में भी डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनकी डिफरेंट मैंने पोटेंसी है, जिनकी डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं, जिनका डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो हम उन ड्रग्स को फिर क्लासीफाई करेंगे और फिर जो है वो डिस्कस करेंगे उन ड्रग्स को। आज हम जो है वो दो क्लासेस को डिस्कस करेंगे, इथिलीन डायमाइंस एंड द इथेनॉल अमाइन ईथर। तो स्टार्ट लेते हैं हमारे पास सबसे पहले इथिलीन डायमाइन से, सही है। पहले ही हमने बात की कि H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन है, H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, एलर्जिक राइनाइटिस की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाएंगी, एस्थमा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए। फर्स्ट जनरेशन है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगी, CNS में कंसंट्रेशन अचीव करेंगी और CNS बेस्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेंगी। और वो कौन सा एक्शन प्रोड्यूस करेंगी? सिडेशन। इसी वजह से इनकी इस इफेक्ट को ही हम एज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ले रहे होते हैं। हम बहुत चालाक हैं। तो इसको जो है वो पहले ही हमारे पास, क्योंकि ये सुकून दे रही थी पेशेंट को, तो उनको एज अ नॉन प्रिस्क्रिप्शन या OTC स्लीपिंग एड के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा था। और इसमें कुछ ऐसी ड्रग्स भी होंगी जो एंटीमेटिक एक्शन जो है वो रखती होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने पहले ही बात की थी कि इनका स्ट्रक्चर फिनाइलएथाइलामाइन से रिसेंबल कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं हमारे पास हिस्टामीन जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं
वॉमिटिंग में जो है वो इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर हम इस तरह की बात करते हैं कि ये H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन थी, क्यों एंटीमिटिक एक्शन पोजेस कर रही होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हिस्टामीन होता है वो हमारे पास वॉमिटिंग में जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा होता है अपनी। किस तरह से? हमारे ब्रेन के अंदर जो है वॉमिटिंग सेंटर और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है। इस वॉमिटिंग सेंटर और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में जो मेन हमारे पास क्या कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हिस्टामीन होता है। और ये हिस्टामीन क्या करता है, जो ब्रेन के अंदर इन सेंटर्स में जो H1 रिसेप्टर होता है उससे जाके बाइंड करता है और वॉमिटिंग या एमिसिस को जो है वो इंड्यूस करवा रहा होता है। तो एंटी हिस्टामीन्स क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन क्या करेंगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेंगी, और जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगी तो वो CNS के उन सेंटर्स पे जाके काम करेंगी जहाँ से जो है वो एमिसिस हो रही होगी। इसलिए आपको इनमें कुछ ऐसी ड्रग्स मिलेंगी जो एंटीमिटिक एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होंगी। सही, अब यहाँ से हम क्या बात करें, यहाँ से हम अपनी पहली फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन की क्लास को जो है वो H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन की क्लास को स्टार्ट करें, बता था इथिलीन डायमाइन। सही है, अब बिल्कुल तहम्मुल से, बिल्कुल इत्मीनान से हम पीछे पूरा पढ़ के आए हैं उसी बात को हम यहाँ पे रिलेट करें। जस्ट यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग एटम का फर्क है। सही, हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन है उसमें डायराइल पैटर्न होना चाहिए, बिल्कुल इसमें डायराइल पैटर्न है। इसके अलावा एक कनेक्टिंग एटम होना चाहिए, कनेक्टिंग एटम को हम एक्स से डोनेट करते हैं। एक स्पेसर होना चाहिए, स्पेसर क्या है 2 कार्बन्स का होना चाहिए, और एक हमारे पास एक टर्शियरी अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होना चाहिए। सही है, तो हमने ये बात की थी। सही, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कनेक्टिंग एटम है तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट है। सही, इसीलिए हम इसको क्या करें, इथिलीन डायमाइन। सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्टिंग एटम है जो एक्स मोइटी है वो क्या है, वो हमारे पास नाइट्रोजन है। सही है, इसी वजह से हम क्या करें कि ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग हो रही है, इथिलीन डायमाइंस हो रही है। अब हम इसके जर्नल एसआई को डिस्कस करते हैं। सही है, इथिलीन डायमाइंस क्या है, नाइट्रोजन एज एन कनेक्टिंग एटम एंड द 2 कार्बन्स बिटवीन द की डायराइल एंड द टर्शियरी अमाइनो ग्रुप। सही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या बात की कि यहाँ पे इथिलीन डायमाइंस जो है वो क्लास ऑफ एंटीहिस्टामिन है जिसमें हमारे पास कौन सा पैटर्न मौजूद है, डायराइल पैटर्न मौजूद है। ये डायराइल पैटर्न है। सही है, इसके अलावा ये 2 कार्बन स्पेसर है, और ये क्या है, ये हमारे पास एक टर्शियरी अमाइनो ग्रुप मौजूद है। सही है, और ये जो हमारे पास टर्शियरी अमाइनो ग्रुप और डायराइल पैटर्न के दरमियान जो एक्स पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारे पास नाइट्रोजन। इसीलिए कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है, इथिलीन डायमाइन क्लास ऑफ ड्रग में आती है। सही है, इथिलीन डायमाइन है बेसिकली ये क्लास, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है। सही है, अच्छा अब ये जो क्लास ऑफ ड्रग है इसका जो प्रोटोटाइप है, मतलब जहाँ से हमने इन क्लासेस में जो ड्रग आ रही थी उनको सिंथेसाइज किया था, उनका जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, जो प्रिकर्सर है, वो क्या है, फिन बेंजामाइन। फिन बेंजामाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो एक फिनाइल ग्रुप मौजूद है, सही है, एक कनेक्टिंग एटम से अटैच हुई फिनाइल ग्रुप, और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, एक और फिनाइल ग्रुप अटैच है। सही है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप मौजूद है जो कि हमारे पास इस कनेक्टिंग एटम से हमारे पास अटैच हुआ है। सही है, ये क्या है, ये फिन बेंजामाइन है। फिन बेंजामाइन इज द प्रोटोटाइप ऑफ द इथिलीन डायमाइंस क्लासेस ऑफ एंटीहिस्टामिन। सही है, अच्छा फिर हमने ये बात की कि हमारे पास जो है वो इथिलीन डायमाइंस में जो क्या कहते हैं फिनाइल रिंग मौजूद है, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो डायराइल पैटर्न मौजूद है, जो फिनाइल रिंग मौजूद है, इसको हम किसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने ये बात की, आपको इन इन इथाइलिन डायमाइंस के अंदर जो ड्रग्स मौजूद है उसमें जो आपको डिफरेंट ड्रग्स मिलेंगी, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास ये जो एरोमेटिक रिंग है, एक एरोमेटिक रिंग को या दोनों एरोमेटिक रिंग को हमने हेटेरोसाइक्लिक रिंग से जो है वो रिप्लेस कर दिया। जब हमने एक एरोमेटिक रिंग को या दोनों एरोमेटिक रिंग को हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस किया तो हमने ये बात देखी कि हमारे पास जो है वो कंपाउंड की पोटेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई। सही है, जैसे कि अब उन्होंने नीचे इस बात को मेंशन किया हुआ है
कि जब अगर हम इस फिनाइल रिंग को या एरोमेटिक रिंग को पायरिडीन रिंग से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ जाएगी। जब हम फिनाइल को थाइनाइल से रिप्लेस करते हैं तो कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ जाएगी। जब हम पायरिडीन को पायरिमिडीन से रिप्लेस करते हैं तो कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ जाएगी। सही है, ये वाली बात इन्होंने कही। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एरोमेटिक रिंग की पैरा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इन ग्रुप से तो हमारे पास वो अफेक्टिव होगी और वो बेनिफिशियल होगी। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि पैरा सब्स्टिट्यूशन से क्या इफेक्ट होगा। बस उन्होंने ये बात बताई कि पैरा सब्स्टिट्यूशन अगर हम करेंगे मिथॉक्सी से या क्लोरो से या ब्रोमो से तो हमारा जो कंपाउंड हमें मिलेगा, ये जो एंटी हिस्टामिन ड्रग मिलेगी, उसमें जो पैरा सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे पास कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स आएंगे। अब इथाइलिन डायमाइंस के अंदर कौन कौन सी हमारे पास जो है वो ड्रग्स आ रही होती हैं। अब हमने जर्नल एसआर पढ़ लिया। जर्नल एसआर इथाइलिन डायमाइंस का हमने क्या पढ़ा कि इथाइलिन डायमाइंस की अगर हम केमिस्ट्री को देखें तो उसमें डायराइल पैटर्न होगा, नाइट्रोजन एज एन कनेक्टिंग एटम होगा और 2 कार्बन का डिस्टेंस होगा और एक टर्शियरी अमाइनो ग्रुप होगा। सही है। और हमने ये बात की कि इन पर्टिकुलर क्लास का जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, फिन बेंजामीन। सही है। और फिन बेंजामीन में ही हमने कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट एंटी हिस्टामिन्स जो है वो बनाई है। सही है। फिर हमने ये भी बात की कि डायराइल पैटर्न जो यहाँ पे मौजूद है, जो एरोमेटिक रिंग्स मौजूद है या फिनाइल रिंग मौजूद है, उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। किन से? पायरेमिडीन से, पायरिडीन से, थाइनाइल से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ जाएगी। और हम पैरा सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं फिनाइल रिंग की, जिसकी वजह से हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेंगे। और किस किस से पैरा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? क्लोरो, ब्रोमो और मिथॉक्सी से। सही। अब इसमें देखिए यहाँ पे इधर के ये तो हमने इसकी जर्नल रिक्वायरमेंट की बात की। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन लगा हुआ है इसके साथ एक CH2 ग्रुप अटैच हुआ हुआ है और फिर उसके साथ एक एरोमेटिक रिंग अटैच हुई है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास नाइट्रोजन के साथ एरोमेटिक रिंग अटैच नहीं हुई, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच हुआ हुआ है। सही है। अगर हमारे पास अगर हम फिन बेंजामीन का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहली ड्रग कौन सी है इस क्लास के अंदर? द फिन बेंजामीन। सही है। सही है। फिन बेंजामीन में अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, अगर मैं इस ड्रग को रीड करना शुरू करूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक एंटी हिस्टामीन है और ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से रीड करना शुरू किया। भाई हमारी ड्रग में क्या मौजूद है, एक टर्शरी अमाइन ग्रुप मौजूद है। सही है। ये टर्शरी अमाइन ग्रुप किस फॉर्म में मौजूद है? टर्शरी अमाइन ग्रुप है डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है। सही है। और ये क्या है, ये ओपन चेन है। सही है। तो इसका मतलब है ये ड्रग किस फॉर्म में अवेलेबल होगी? सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी। यहाँ से आपने इस बात को तो डोनेट कर लिया। फिर आपने आगे रीड करना शुरू किया कि 2 कार्बन का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। सही है। तो कहीं ना कहीं हमने ये बात कर ली एंटीहिस्टामिन हो सकती है। फिर हमने बात की कि कनेक्टिंग एटम पे आ गए। हाँ भाई, इसमें कनेक्टिंग एटम मौजूद है और ये कनेक्टिंग एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो ये जब हमारे पास कनेक्टिंग एटम नाइट्रोजन होता है तो वो कौन सी क्लास में आती है? इथाइलिन डायमाइंस में आती है। और ये कनेक्टिंग एटम के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? डाई एराइल पैटर्न होना चाहिए। सही है। तो यहाँ पर क्या है? डाई एराइल पैटर्न है। तो इसका मतलब ये कि ये ड्रग हमारे पास क्या है? एक एंटी हिस्टामिन ड्रग मौजूद है। अब यहाँ देखिए कि इस ड्रग को हम क्या कह रहे हैं कि ये फीन बेंजामीन है। फीन का मतलब क्या है कि एक फिनाइल रिंग मौजूद है। सही है, फिनाइल रिंग मौजूद है। और एक क्या है हमारे पास? बेंज अमाइन है। कि एक हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है, ये बेंजीन रिंग मौजूद है जो कि अमाइन ग्रुप के साथ अटैच हुई है। फिनाइल का मतलब क्या है? C6H5 और इसकी एक जो जगह है वो क्या हुई हुई है? सब्सटीट्यूट हुई हुई है। सही है। तो यहाँ पर किसकी सब्सटीट्यूशन है? यहाँ पे CH2 की सब्सटीट्यूशन है। यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग तो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हुई हुई है, लेकिन दूसरी एरोमेटिक रिंग क्या है, उस पर जो है वो CH2 ग्रुप का जो है वो डिफरेंस आ रहा है और वो डायरेक्टली N के साथ अटैच नहीं हुई हुई, वो जो है वो CH2 का गैप के साथ N के साथ अटैच हुई है। मतलब CH2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे मौजूद है, डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ। हर ड्रग में आप देखेंगे CH2 आ रहा है। सही है। अच्छा, ये ड्रग क्या है? ये एक एंटीहिस्टामिन है। हमने इथिलीन डायमाइंस की बात की थी। अच्छा, फिनबेंजामीन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे और इसकी काइनेटिक्स भी इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी। तो हमने क्या किया, अब हमने फिनबेंजामीन के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके हमने क्या बनाया, हमने बनाई पायरी बेंजामीन। पायरी बेंजामीन में नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बेंजामीन का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। सही है, ये बेंजामीन का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सही है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक एरोमेटिक रिंग को किससे रिप्लेस कर दिया? पायरिडीन रिंग से रिप्लेस कर दिया। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। सही है। टर्शरी अमाइनो ग्रुप है, 2 कार्बन स्पेसर है,
कनेक्टिंग एटम है, वही CH2 ग्रुप है, वही एरोमेटिक रिंग है, सिर्फ हमने एक एरोमेटिक रिंग को किससे रिप्लेस करवा दिया, एक पायरिडीन रिंग से रिप्लेस करवा दिया। और हम इसके जर्नल एसएआर में ये बात पढ़ चुके थे कि हमारे पास जब हम एरोमेटिक रिंग को हेटेरोसाइक्लिक रिंग से या हेटेरोवालाइल रिंग से रिप्लेस करवाते तो कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने फिन बेंजामीन से पायरी बेंजामीन बनाया जिसमें हमने एक एरोमेटिक रिंग को पायरिडीन रिंग से रिप्लेस करवा दिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, तो उस कंपाउंड की पोटेंसी जो है वो बढ़ गई, यानी कि पायरी बेंजामीन इज मोर पोटेंट देन द फिन बेंजामीन। सही है। अब हमने क्या बात की, लेकिन अगेन यहाँ पर कोई पैरा पे सब्सटीट्यूशन नहीं हुई। सही है। फिर हमने क्या देखा, एक रिंग को रिप्लेस करवाया हमने। सही है। फिर हमने देखा कि चलो हमने एक रिंग को रिप्लेस करवा दिया, अब हम ड्रग को और पोटेंट बनाने के लिए हम क्यों ना दोनों रिंग को ही रिप्लेस करवा दें। तो हमारे पास इसके नतीजे में इस आइडिया को यूज करते हुए जो हमारे पास दूसरी ड्रग हमारे पास मार्केट में आई, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमारे पास मिथापायरिलीन। अगर आप मिथापायरिलीन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने क्या किया, हमने दोनों एरोमेटिक रिंग को हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस करवा दिया। पायरिडीन रिंग वही मौजूद है जो हमारे पास पायरी बेंजामीन में थी। सही, सिर्फ हमने क्या किया, हमने एक एरोमेटिक रिंग पे जगह पे क्या लगा दिया, थायोफीन रिंग लगा दिया। और अब इसमें क्या है, इसमें दो जो है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मेथापायरिलीन ज्यादा पोटेंट होगी एज कम्पेयर टू द पायरीबेंजामीन, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही सेम है। सही है। अगर आपको एंटीहिस्टामिन का जर्नल स्ट्रक्चर याद होगा तो आप पूरे के पूरे, और जर्नल एसएआर याद होगा हर क्लास का, तो आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे कमांड हासिल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। सही है। हमने क्या बात की, पहले हमने फिनबेंजामीन बनाई, फिनबेंजामीन में दोनों जगह एरोमेटिक रिंग था। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर नॉर्मल था। फिर हमने फिनबेंजामीन इतनी ज्यादा पोटेंट नहीं थी, हमने उसकी पोटेंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, हमने उससे पायरेबेंजीमीन बनाई। पायरेबेंजीमीन में क्या किया, हमने एक फिनाइल रिंग को पायरिडीन रिंग से रिप्लेस कर दिया। सही है। लेकिन फिर हमने बोला कि हम और पोटेंट ड्रग बनाएंगे, तो हमने क्या किया, हमने दोनों एरोमेटिक रिंग को हेटेरोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस कर दिया। एक जगह हमने पायरिडीन रिंग लगा दी और एक जगह हमने क्या लगा दिया, थायोफीन रिंग लगा दी। तो हमारे पास ड्रग क्या बन गई, मेथापायरिलीन बन गई, और ये ज्यादा पोटेंट थी किससे, जो है वो क्या कहते हैं, पायरी बेंजामीन से। अब हमने क्या किया, अब हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास हम बेंजीन रिंग की पैरा सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकते हैं। अब इधर देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो इसी आइडिया को लेते हुए क्या बनाया, थोनेजाइल अमाइन। थोनेजाइल अमाइन में अगर आप देखें तो वही टर्शरी अमाइनो ग्रुप। सही है। वही 2 कार्बन स्पेसर, वही कनेक्टिंग एटम एज ए नाइट्रोजन एटम, और 2 अराइल ग्रुप। सही है। 2 हमारे पास डायराइल पैटर्न। सही है। यानी कि ये ड्रग क्या है, ये एंटीहिस्टामिन है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एरोमेटिक रिंग पे जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसके पैरा पे, उसके अपोजिट पे हमने क्या करवा दिया, पिथॉक्सी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा दी। तो कहीं ना कहीं इसका हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, जैसे हमने जर्नल एसएआर में पढ़ा। सही है। और अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक रिंग ऑलरेडी हेटेरोसाइक्लिक रिंग की फॉर्म में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि एक ये ड्रग क्या होगी, पोटेंट होगी। सही है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने इस रिंग को रिप्लेस नहीं किया हेटेरोसाइक्लिक रिंग से, यहाँ पे हमने रिंग को बेंजीन ही रखा। लेकिन जब हमने क्या किया, हमने पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करवा दी। तो पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करवाने का हमारे पास ये फायदा हुआ कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो गए। सही है। तो यही वाली बात हमने चारों ड्रग्स को यहाँ पे इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया जर्नल एसएआर को रिलेट करके। सही है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हम सबको एक दूसरे से कंपेयर करें तो इन सारी जो एंटीहिस्टामिन जो इथाइलिन डायमाइंस में आ रही होती हैं, इसमें से सबसे पोटेंट ड्रग जो है वो कौन सी है, मिथापायरिलीन। क्यों, क्योंकि इसमें 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग मौजूद है। सही है। उसके बाद कौन सी पोटेंट है, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, टोनाजाइल अमाइन पोटेंट है। और उसके बाद कौन सी पोटेंट है, उसके बाद हमारे पास पायरी बेंजामीन पोटेंट है। सही है। और साइड इफेक्ट किसके सबसे ज्यादा कम है, साइड इफेक्ट हमारे पास जो है वो थोनाजाइल अमाइन के कम है। क्यों, क्योंकि थोनाजाइल अमाइन पे पैरा सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे किसी भी ड्रग में पैरा सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये सारी सिडेटिव्स हैं ज्यादा एज कंपेयर टू दिस थोनाजाइल अमाइन। सही है। ये सारी सिडेटिव है। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारे पास जो है वो थोनाजाइल अमाइन भी सिडेटिव होगी, लेकिन एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स इन द सीरीज
थोनाजाइलामाइन इतनी ज़्यादा सेडेटिव नहीं होगी, लेकिन हमारे पास अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे कि पैरा सब्स्टिट्यूशन की वजह से फ़र्क क्या होता है। पैरा सब्स्टिट्यूशन की वजह से साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, लेकिन कौन से साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं? वो सेडेटिव साइड इफ़ेक्ट कम नहीं होते, वो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। यानी कि थोनाजाइलामाइन पे जो हमने पैरा सब्स्टिट्यूशन की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो है वो ड्रग के एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट कम हो गए। ऑल्थो ये पोटेंट है, लेकिन ये इसके एंटीकोलिनर्जिक इफ़ेक्ट भी कम है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है अमंग द सीरीज़। सही है। फेनबेंजामीन के साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, सबसे कम साइड इफेक्ट थोनाजाइलामाइन के हैं, और सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सी है? मेथापायरिलीन, उसके बाद हमारे पास थोनाजाइलामाइन और फिर पायरीबेंजामीन। क्यों? क्योंकि हमने ये बात की थी कि हम पायरिडीन रिंग को अगर हम पायरिमिडीन से रिप्लेस करते हैं तो कंपाउंड और ज़्यादा पोटेंट हो जाता है। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे लास्ट में मैं ये आपको बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक और ड्रग आती है जिसे हम कहते हैं एंटाजोलिन। सही है। एंटाजोलिन एक एक्सेप्शन है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी ड्रग्स के अंदर जो है वो जो टर्शरी अमाइनो ग्रुप है, जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है, वो ओपन जो है वो है, यानी कि इसमें एक फ्री एंड मौजूद है। यानी कि ये ड्रग जो है वो सारी सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, और ये ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है, मार्केट के अंदर टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, एक्सेप्ट द एंटाजोलिन। सही है। अगर आप यहाँ पे एंटाजोलिन के स्ट्रक्चर को देखें, सही है, पहले हम देखते हैं कि एंटाजोलिन का स्ट्रक्चर एंटीहिस्टामिन है या नहीं। सही है। यहाँ पे आके एंटाजोलिन को डिस्कस करने के बाद मैं अपने लेक्चर को एंड कर दूंगा, फिर बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास। तो इधर देखिए एंटाजोलिन का स्ट्रक्चर। सही है। सबसे पहले हम एंटाजोलिन के स्ट्रक्चर को देखें तो एंटाजोलिन में ये जो ग्रुप है क्या है? टर्मिनल अमाइनो ग्रुप। और ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप किस फॉर्म में मौजूद है? एक कार्बन से अटैच है यहाँ पे, दूसरे कार्बन से अटैच है। सही है यहाँ पे। और ये टर्मिनल अमाइनो ग्रुप जो है वो किस फॉर्म में मौजूद है? ये जो है वो टर्शरी फॉर्म में जो है वो मौजूद है। सही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी कि 2 कार्बन का गैप हो। तो आप देखें कि यहाँ पे 1 कार्बन और 2 कार्बन का गैप है। सही है। ये 2 कार्बन का गैप हो गया। सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी एंटीहिस्टामिन लग रही है। इसके अलावा आपके पास कनेक्टिंग एटम। कनेक्टिंग एटम क्या है आपके पास? कनेक्टिंग एटम जो है वो बेसिकली एन है। तो इसका मतलब ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगी? इथिलीन डायमाइन से बिलोंग करेगी। इसके अलावा आपके पास क्या है? 2 एरोमेटिक रिंग मौजूद है। सही है। 2 एरोमेटिक रिंग मौजूद है। इसका मतलब है कि ये ड्रग क्या है? एक एंटीहिस्टामिन तो है लाजमी, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। अब इधर देखिए कि इसमें से फर्क क्या है। फर्क ये है कि यहाँ पर जो टर्शरी अमाइनो ग्रुप मौजूद है वो ओपन चेन में मौजूद नहीं है, वो क्या है? वो क्लोज्ड हो गया। और हम पहले ही बात कर चुके हैं जर्नल एसआर में H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन के, कि अगर टर्शरी अमाइनो ग्रुप जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में मौजूद होगा तो वो ड्रग जो है वो बेसिकली ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी, वो सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होगी। इसीलिए इथिलीन डायमाइंस में जो हमने ड्रग्स पढ़ी उसमें एंटाजोलिन एक्सेप्शन है कि एंटाजोलिन ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होती है। ऑल्थो ये एक एंटीहिस्टामिन है, ऑल्थो इसमें दोनों डायराइल पैटर्न मौजूद हैं, एक इथिलीन डायमाइन है, नाइट्रोजन कनेक्टिंग एटम की फॉर्म में मौजूद है, 2 कार्बन स्पेसर मौजूद है, टर्शरी अमाइन ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये ओरल डोजेज फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्शरी अमाइन ग्रुप जो है वो साइक्लिक फॉर्म में आ गया, क्लोज्ड हो गया, इसके पास कोई फ्री एंड नहीं है कि ये सॉल्ट बना सके। तो इसलिए ये ड्रग जो है वो क्या है? इसलिए ये ड्रग जो है वो एज एन लिक्विड डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको एक एक्सेप्शन के तौर पे कंसीडर करते हैं अमंग इथिलीन डायमाइंस। तो यहाँ पे आके हमने पहली क्लास ऑफ एंटीहिस्टामिन्स को डिस्कस कर लिया, H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिन को। और यहाँ पे आके हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या इंडिविजुअली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन पे कमांड हासिल करनी है कि अगर आपको जर्नल स्ट्रक्चर याद होगा एंटीहिस्टामिन का, उसको फिर आप यहाँ पे रिलेट करेंगे, और जर्नल एसएआर याद होगा हर क्लास का, ओवरऑल एसएआर क्लास का याद होगा, तो आप जो है वो ड्रग्स के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और यहाँ पे आके हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।